नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VMC एजुकेटर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, यानी ज्योग्राफी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे पेट एग्ज़ाम के लिए और सीटेट इन सभी एग्ज़ामों के लिए, SSC CGL सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लगाई 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का भूमि का अक्षांश फैला हुआ है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? मतलब कि भारत जो है तो ये भारतीय सर्वेक्षण, जानिए स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान बनाता है स्थलाकृत मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 यानी 5 होल 1/2 घंटे आगे है। ध्यान दीजिएगा, 5 घंटा 30 मिनट भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो याद रखिएगा 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट। लिखा है, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो जो श्रीनगर है, श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूर वाला जो पॉइंट है वह कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल जो है वह पाकिस्तान का 4 गुना बड़ा है। 7वां क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि बीच में जो है जल यानी समुद्र आ जाता है। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किन 2 देशों को? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ नहीं मिलती है? तो किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है जहाँ जो कि चीन से नहीं लगता है। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर इन तीनों के साथ जो है सीमा का साझा करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? यानी भारत के साथ किसने अपने जो क्षेत्र हैं उनकी अदला बदली? तो बांग्लादेश ने भारत के मानचित्र के साथ अदला बदली मतलब कि मानचित्र को लिया और दिया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श होती है। मतलब कि गुजरात में जो है वाष्पन ज़्यादा होता है, इवापोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है, जिससे कि वहाँ पे नमक जो है ज़्यादा बनाया जाता है। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों पर है? ध्यान दीजिएगा, पांडिचेरी। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान। भारत में राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत की तटरेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पिक किसे कहा जाता है? तो उत्तरी अंडमान को सैंडल पिक कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहा जाता है और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को भी कोरोमंडल, जो कि समुद्र के किनारे है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दमन से गोवा तक। ध्यान दीजिएगा, दमन से गोवा तक जो तट पाए जाते हैं उन्हें हम कोंकण तट कहते हैं। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो पांडिचेरी का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके जिले एक दूसरे से आपस में लगते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को ध्यान दीजिएगा निम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है? ध्यान दीजिएगा, पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतीय भाग में। ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वतीय भाग में। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। गॉडविन आस्टीन एक शिखर है
बृहद हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। ध्यान दीजिएगा, बृहद हिमालय को ही क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। नाग, तीबा और महाभारत पर्वत मालाएं किसमें शामिल हैं? तो ये निम्न हिमालय में है, यानी निम्न हिमालय के भाग हैं नाग, तीबा और महाभारत पर्वत। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री श्रृंखला, यानी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्च चोटी है कौन सी पर्वत की चोटी? तो अनाईमुड़ी जो है उच्च पर्वत चोटी है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। लोकटक एक झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर। गोविंद सागर एक ऐसी झील है जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी। कावेरी नदी के मार्ग में, यानी कावेरी पर कौन सा जलप्रपात? तो शिव समुद्रम जलप्रपात। बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। ध्यान दें, काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा हिमनद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। अब ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, तो ये लेटराइट मृदा जो है अम्लीय होती है ऊंचे क्षेत्रों में। अब लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तो तलोच्चन द्वारा। ध्यान दें, तलोच्चन द्वारा वहाँ की मृदा बनी होती है। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वह कौन है? चावल। चावल को अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह वर्षा ऋतु में बोया जाता है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में जो भूमि है वह व्यर्थ मतलब कि वहाँ पे खेती कम होती है। मृदा की लवणता मापी जाती है, तो मृदा की लवणता मापी जाती है। ध्यान दें, चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है कि मृदा में कितनी लवण की मात्रा है। लवण मतलब कि नमक, NaCl, ठीक है, सॉल्ट। अच्छा, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो 35% भाग पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु मानसूनी है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में निम्नतम दाब होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर जब हवाएं वापस जाने लगती हैं तो वह वहाँ के पर्वत से टकरा करके भारी वर्षा करती हैं। चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं और चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संघनित नहीं होने देता, और इसलिए वहाँ पे जो है वर्षा बहुत कम होती है। याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी से चंडीगढ़, यानी गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति ह्रासमान होती है। ह्रासमान, ध्यान दीजिए, ह्रासमान प्रवृत्ति की वर्षा वहाँ पे होती है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कश्मीर और लेह। कश्मीर और लेह में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ध्यान दीजिए, दो नदियों के बीच जो भूमि होती है जिसपे खेती की जाती है उसे दोआब कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। किस नदी को स्रोत भारत से बाहर है, यानी कौन सी नदी है जिसका स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र। ध्यान दीजिए, ब्रह्मपुत्र का स्रोत भारत से बाहर है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये नदियाँ जो है विभ्रंश घाटी में जो है बहती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में आके भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। तो कौन सी नदी है जो कि अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती है? तो कोसी नदी। ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी का रास्ता जो है हमेशा बदलता रहता है। अब कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी
बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है एस्चुअरी बनाती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी नदी का। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास। याद रखिएगा, चेन्नई या मद्रास जो है वो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 12 बंदरगाह हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल 12 बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आयोजन के 7 मूलतः संबंध संगठन हैं जो जिसे क्या कहते हैं? नीरी। ठीक है, 7 घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। केरल में 7 घाटी स्थित है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? 31 से 34%। गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वनों को सुंदरबन कहा जाता है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो सुल्तानपुर। याद रखिए, सुल्तानपुर पक्षी विहार है जो कि हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है। एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो ये दाचीग्राम। दाचीग्राम जो है एस्चुअरी वो हम कश्मीर में है, जो कि कश्मीरी महामृग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पे स्थित है? तो गिर वन जो है गुजरात में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ग से गिर और ग से गुजरात। मैंग्रोव क्या होते हैं? तो डेल्टीय वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन, इन तीनों के योग को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। अब सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारीय वन की। ध्यान दीजिएगा, सुंदरी वृक्ष जो है ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम के काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, इनको वैश्विक विरासत वन माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र पाया जाता है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेंदुए और चीतल के लिए। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में। याद रखिएगा, मणिपुर में प्लावी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, प्लावी राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ भी कहाँ पर है? मणिपुर में। याद रखिएगा, काबुल लामजाओ कहाँ पे है? मणिपुर में। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। यानी भारत में जो वर्षा वन होते हैं वह ज़्यादातर उत्तर पूर्वी और पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। याद रखिएगा, मुदुमलाई वन्य प्राणी जीव सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में प्रथम जैव वनमंडल रिजर्व किस स्थान पर है या फिर कहाँ हुई है? याद रखिएगा, तो प्रथम जो जैव मंडल रिजर्व की स्थापना हुई है वह कहाँ हुई थी? तो नीलगिरी में। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में 4 पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान। यानी चितवन राष्ट्रीय उद्यान में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो शंकु वृक्षीय वन से। याद रखिएगा। अब कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है? तो समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है?
वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों जगह अभी भी झूम कृषि की जाती है। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? तो ब्रांड गेहूं, ध्यान दीजिए, ब्रेड गेहूं की ज़्यादातर भारत में खेती की जाती है। अंतर्वर्ती फसल हैं तो प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं, उसे अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो रबी में गेहूं, सरसों, चना, ये सब रबी फसल हैं। और खरीफ में कौन कौन से हैं? तो खरीफ में हमारे हो जाएंगे चावल यानी कि धान, ठीक है। और इस जो रेनी सीजन मतलब कि बरसात के मौसम में है उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ। और जो ठंडी में उन्हें क्या कहते हैं? रबी फसल। नेक्स्ट है, पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत कपास, चाय, तांबा और अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों राज्य में रबड़ का ज़्यादा उत्पादन होता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। बागान कृषि पैदा करती है खाद्येतर फसलों को। ध्यान दीजिए, खाद्येतर फसलों को बागान कृषि पैदा करती है। भारत में फसलों के सफल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 60 से 70%। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। ये प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, मतलब कि एक हेक्टेयर में कृषि उत्पादकता को बढ़ा करके हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, यानी हरित क्रांति कहाँ सबसे अधिक सफल रही है? तो पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था? गेहूं से था। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है नव कृषि नीति। नव कृषि नीति को HYV यानी HYV को नव कृषि नीति कहा जाता है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल को। यहाँ पे धान की खेती सबसे अधिक होती है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? 60%। भारत में पीत क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन के साथ। याद रखिएगा, तिलहन के उत्पादन के साथ भारत में पीत क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायवी क्षेत्र हैं? तो भारत में 127 कृषि जलवायवी क्षेत्र हैं। सामाजिक वानिकी हैं तो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी हैं। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना गया है? तमिलनाडु को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना गया है। जादूगुड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। ध्यान दीजिएगा, जादूगुड़ा जो है यूरेनियम के खनन से संबंधित है। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्श में आ गया है? तो यूरेनियम निक्षेप में। केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पेट्रोलियम है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र से। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला से। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। याद रखिएगा, पन्ना जो है वह हमेशा हीरे के लिए, यानी पन्ना में हीरे का खनन सबसे अधिक होता है। कुंद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? मंगलौर। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। याद रखिएगा, खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण शालाओं यानी रिफाइनरियों की संख्या है 4, यानी असम में 4 संख्या है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। याद रखिएगा, अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का
सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है? अपतटीय मुंबई हाई। ध्यान रखिएगा, अपतटीय मुंबई हाई। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? छोटा नागपुर पठार में मुख्य आयरन और स्टील उद्योग स्थित हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापी। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापी। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो रूस। ध्यान रखिएगा, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वह रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है भद्रावती में। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कांडला पत्तन है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज पे है। टेहरी बांध जो है भागीरथी नदी के ऊपर है। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग 5वां भाग है, यानी कि जल से विद्युत जो है 5वें भाग में निकलती है, यानी कि 1/5वां भाग होता है पूरे भारत में। लिखा है इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलुज नदी से पानी मिलता है। ब्यास नागार्जुन सागर बांध, यानी ब्यास नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी के ऊपर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, सलाल जल परियोजना विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु और केरल के बीच में। याद रखिए, तमिलनाडु और केरल के बीच में। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है। तो भारत में बिजली की कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किस के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो पाकिस्तान के और भारत के बीच विवाद का मुख्य कारण है किशन गंगा परियोजना। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं ताप ऊर्जा। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए। कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो पारादीप जो है वह राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन पारादीप और हल्दिया। याद रखिएगा, पारादीप और हल्दिया जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। कांडला पत्तन यानी पोर्ट कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, कांडला एयरपोर्ट जो है वह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता नदी प्रकार के, ध्यान नदी प्रकार के बंदरगाह का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2। ध्यान दीजिएगा, कोलकाता और दिल्ली जो है वो NH2 द्वारा जुड़े हुए हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर यानी चेन्नई में। भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। हमारे भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं? हमारे भारत में कुल रेलवे जोन जो है 18 हैं। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलौर को। ध्यान, रोहा और मंगलौर को कोंकण रेलवे जोड़ती है। यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है मृत्यु दर। उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय के अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। आप्रवसान यानी उसे हम क्या कहते हैं? आप्रवसान कहते। जन्म दर मापती है 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या 1000 आबादी। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व सबसे कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य है? तो दिल्ली। अधिकतम जो घनत्व है वह दिल्ली राज्य में स्थित है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 1911 से 1921। 1911 से 1921 के बीच में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर यानी कि जनसंख्या कम हुई थी। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र यानी बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? चंडीगढ़। पिछली जनगणना 2001 में
जनता पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किन राज्य में दर्ज की गई है? नागालैंड में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 और 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 1.93% है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 65% है। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। भारत में महिला आबादी की कमी के मुख्य उत्तरदायी हैं सामाजिक कारण। याद रखिएगा, महिला की जो कमी है वह सामाजिक कारण के कारण। अच्छा, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी है, 4 गुना कमी है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी मणिपुर से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है गोंड। गोंड जो है भारत में सबसे बड़ा जनजातीय उपाय है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। वृक्षारोपण से। उत्तर भारत में बाढ़ की घटना हाल में क्यों बढ़ी है? अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार घोषित किया है? कच्छ की खाड़ी को। ध्यान दीजिएगा, कच्छ की खाड़ी को। किस पर्वतीय स्थल के नाम पर अर्थ वज्रपात स्थल है? दार्जिलिंग। याद रखिएगा, दार्जिलिंग के नाम पे। अपातनीय कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? जो अपातनी है वह अरुणाचल प्रदेश का मुख्य जनजाति समूह है। अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए सरकार यानी भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नया नाम क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री। इनका नया नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है? उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां यानी कि 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो गोंडवाना लैंड का, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह गोंडवाना लैंड का उपमहाद्वीप है। कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्टेट से कौन कौन जुड़े हैं? तो पाक स्टेट से भारत और श्रीलंका। याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान से साझा करती है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है? तो गुजरात। भारत के यानी गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पे समुद्र से लगी तटीय रेखाएं बहुत अधिक हैं, यानी कि तट बहुत अधिक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वह 3 देशों के साथ साझा करती हैं। केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। ध्यान रखिए, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा। गोवा की जो सीमा है वो बहुत छोटी यानी बहुत छोटा जो है राज्य है। गुजरात तट के दूर यानी गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं वह है सर क्रीक, यानी कि सर क्रीक पे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र
पुडुचेरी की सीमा किसके साथ लगती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है, तो याद रखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के साथ पुडुचेरी की सीमा लगती है। जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर और लेह को। कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतीय श्रेणियों के बीच जो है कुल्लू घाटी स्थित है। पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पाल घाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा भरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा भरवा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 ना, ध्यान रखिएगा, K2। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। निम्न हिमालय और किस के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून कहा जाता है? तो निम्न हिमालय और शिवालिक, ध्यान दीजिएगा, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो स्थान है उसे क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। याद रखिएगा, सतलुज और काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल से क्या कहा जाता है? तो दर्रा। याद रखिएगा, यानी कि जब पर्वतों को बीच से काट दिया जाए, वहां से एक रास्ता बना दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? दर्रा। लिखा है अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? सह्याद्री में। अनाईमुड़ी सह्याद्री में स्थित है। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। याद रखिएगा, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा बनाया गया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। देखिएगा, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, शरावती नदी पर। किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल और महाराष्ट्र। केरल और महाराष्ट्र में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। याद रखिएगा, समोच्च रेखीय जुताई। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली लावा मिट्टी। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है कल्लर। याद रखिएगा, लोनी और क्षारीय मृदा को कल्लर भी कहा जाता है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? चट्टान के अध्ययन को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो ये उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट है उत्तरी या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो विकिरण द्वारा। ध्यान रखिएगा, विकिरण द्वारा विकिरण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित है। यानी कि यहाँ पे यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पे जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि में भी यह जो है सूखा रह जाता है। कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है? मसीनराम। मसीनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। भारत के धान के प्रदेश कितनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? मतलब कि जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पे धान की खेती की जा सकती है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा विकास बेसिन कौन सा है? कृष्णा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा गया है? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। याद रखिए, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा। बिहार का विषाद किसे कहते हैं? कोसी। बिहार का विषाद मतलब ये कोसी नदी जो है बिहार में अक्सर बाढ़ लाने का काम करती है, तो इसे हम बिहार का विषाद कहते हैं। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी
किसकी उपनदियां हैं? तो ये गोदावरी की, याद रखिएगा, गोदावरी की उपनदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी, याद रखिएगा, लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? सुनामी, चक्रवात, तूफान और टॉर्नेडो, इनसे जो है आकस्मिक बाढ़ आ सकते हैं। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 20%। भारत में 20% क्षेत्र कुल वन भौगोलिक में है, यानी वन भौगोलिक स्थिति में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादित किस राज्य में है? यानी कि सबसे अधिक वन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक फैले हुए हैं। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन के जंगलों को मैनग्रोव भी कहा जाता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? तो गिर बायो रिजर्व जो है वह सिंहों के लिए यानी शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है। मैनग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है? तो मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, यानी कि तापन के कारण। लिखा है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार जो है वो असम में स्थित है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? वन्य भूमि के वनस्पति जान और प्राणी जात का परीक्षण, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये सब जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी, याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा किसली अभयारण्य जो है वह मध्य प्रदेश में ना, पंचमहल, कान्हा, ठीक है, ये सब कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। भारत में जैव मंडलों के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या 10 है। किसको भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय को भारत का पारिस्थितिकी तत्व कहा जाता है। मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ी वनों का। उष्णकटिबंधीय वर्षा में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन है? आर्किड, याद रखिएगा, आर्किड जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। रॉक किसका उत्पाद है? कोनिफेरस पेड़ का। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश हो जाना। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं धान की, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IR20 और रत्ना जो है वह धान की दो प्रमुख किस्में हैं। झूम कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? स्थानांतरण कृषि से। झूम है कृषि का एक प्रकार। झूम क्या है? तो कृषि का एक प्रकार है। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है तिलहन का। मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, विशालतम उत्पादन है तिलहन का। सोपान कृषि कही जाती है पहाड़ों के ढलान पर, यानी सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है चावल, याद रखिएगा, भारत में चावल अधिक होता है। लिखा है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में सरसों के बीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ कौन सी फसल की बढ़िया यानी कि चाय की खेती वहाँ पे बढ़िया की जा सकती है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य कहा जाता है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और सिक्किम। यहाँ पर चाय का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा कौन कौन सा है? तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और सिक्किम। किसको भारत की नकदी फसल कहा जाता है? तो प्याज को जो है भारत की नकदी फसल कहा जाता है। गन्ना भी है
ठीक है, याद रखिएगा। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है 70%, 70% याद रखेंगे। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में पहला स्थान है भारत का। किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पाद में बहुत वृद्धि हुई थी? तो 1966 में। भारत के हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों को उच्च पैदावार वाली किस्में कौन कौन सी थी? तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। भारत के हरित क्रांति का एक और नाम है, हरित क्रांति का एक और नाम है, ध्यान दीजिएगा, बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति को ही क्या कहते हैं? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। नीली क्रांति का संबंध मछली से है। बीटी बीज कपास, है ना, बीटी बीज ये कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो बीटी बीज किससे संबंधित है? कपास के। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है ईख की। ईख मतलब गन्ना, ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में, याद रखिएगा, दक्कन के पठार में। तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती के लायक नहीं है? तो तिरुचिरापल्ली। ध्यान है, तिरुचिरापल्ली एक ऐसा जगह है तमिलनाडु का जहाँ पे लवणता के कारण यहाँ खेती नहीं होती है। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं। कर्नाटक में यूरेनियम अधिक मात्रा में पाया गया है। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? तो सबसे बड़ी यूरेनियम की खान। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में स्थित है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तमिलनाडु। याद रखिए, भारत में लिग्नाइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तमिलनाडु करता है। हीरे की खानें पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में। याद रखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना में। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो भारत लौह अयस्क का निर्यात जापान को करता है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित हुई डिगबोई में। मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना वडोदरा में है। भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की बिजली का उत्पादन होता है? तो तापीय बिजली का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। तो बिजली उत्पादन के प्रकार कौन कौन से होंगे? तापीय बिजली, जल बिजली और हवा। मतलब कि ताप कोयले से उत्पन्न हुआ और हवा से और एक जल से, तीन तरीके से बिजली भारत में उत्पन्न की जाती है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा गया है? बेंगलुरु को। यानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा गया है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तारापुर। यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट बांध किससे संबंधित है और किसके कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित है? तो शिलांग के कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कौन? यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट बांध। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? बायोगैस। बायोगैस जो है ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? पिंपरी में। एचबीजे पाइपलाइन वहन करती हैं प्राकृतिक गैस को। याद रखिएगा, एचबीजे पाइपलाइन जो है वह प्राकृतिक गैस को वहन करती हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो NH2 राजमार्ग जो है दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते जोड़ता है। रेल बंधु हैं तो राजधानी, शताब्दी, वातानुकूलित, दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका है रेल बंधु। डैश से समष्टि में जन्मी उन संख्या से है जो कि दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती हैं। तो जन्म दर है। जन्म दर से मतलब यह है
कि जो दी गई अवधि है उसमें लोगों की संख्या जोड़ती चली जाए। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? तो 382। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जन घनत्व क्या है? तो 382। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल या अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? 1961 से 1971। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य कौन है? हरियाणा, यानी यहाँ पे अनुपात सबसे कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में गंदी बस्तियां सबसे अधिक हैं। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है लक्षद्वीप। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है तो 914। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत है 70%। भारतीय भी गांव में ही रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पर स्थित है? चंडीगढ़। कुकी किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से कुकी संबंधित है। खासी गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो खासी और गारो जातियां जो है वो मेघालय में पाई जाती हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी है। डैश यह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी नर्वनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वन को लगाया जाता है फिर बाद में उनको नष्ट भी कर दिया जाता है। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण है प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोधन या अतिशोषण। भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजक है तो अभी देखिएगा इस टाइम नवीनतम जो था वो लाल किला है, लेकिन अभी की बात करें तो कोई और हो गया नवीनतम। ये पुराना डाटा है इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों से पहले तो ये भी ध्यान दीजिएगा जयपुर का जो स्थित जंतर मंतर, ये भी पुराना डाटा है, एक बार जरूर देखिएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो 2006 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली है उसे कब अपनाया था? तो 2006 में। भारत को उपग्रह प्रमोचन केंद्र स्थित है, यानी भारत का जो उपग्रह विमोचन केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में। याद रखिएगा श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो 2006 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? बाढ़ से। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है? तो वरुण। याद रखिएगा वरुण जो है वह सूर्य के सबसे अधिक दूर स्थित है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी, गैलीलियो ने देखी थी। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होती है। याद रखिए केपलर के 3 नियम है, तीनों नियम आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। पहला नियम यही है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार कक्षा में गति करता है। दूसरा है वह समान समयांतराल में समान जो क्षेत्रफल है वह तय करता है, ठीक है। और एक तीसरा ये है धूमकेतु किसके गिर्द प्रकरण करते हैं? तो सूर्य के। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहा जाता है।
पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर है 4 जुलाई, यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या 8 है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि। शनि जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 0। याद रखिएगा, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 0 है। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलते हैं क्या कहा जाता है? तो वाइट होल। याद रखिएगा, जहां से तारे और ऊर्जा निकलती हैं उस होल को क्या कहा जाता है? वाइट होल कहा जाता है। 8 ग्रहों में बुध सूर्य के कौन से? तो 8 ग्रहों में जो बुध है वह सूर्य के पहले स्थान पर स्थित है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ध्यान देना, बृहस्पति का जो द्रव्यमान है सूर्य के 1000वें भाग के द्रव्यमान के बराबर है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? प्लूटो को। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो 2 भाग में विभाजित हो जाती है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो प्रक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक कौन है तारा? प्रक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो सूर्य का पृष्ठीय तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन में सूर्य की प्रक्रिया निहित है। ठीक, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा यह पता किया जाता है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। मंगल की परिक्रमा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो भारत। याद रखिएगा, भारत मंगल में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश की किरणें है वह 8 मिनट 20 सेकेंड में हमारे यहाँ आती हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसका मतलब मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। लघु ज्वार भाटा होते हैं दुर्बल। है लघु ज्वार भाटा जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या आते हैं? तो पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। इस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध पर शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। तो 21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध पर शीतकाल अयनांत देखा जाता है। कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो ओजोन के अवक्षय के कारण। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? 5। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर 5 वायुमंडलीय परत जो है फैली हुई है या मौजूद है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है आयन मंडल कहलाती है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सौर्य विकिरण। ध्यान देना, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सौर्य विकिरण कहते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी 30 डिग्री के बराबर। ध्यान देना, अगर 30 डिग्री देशांतर दूरी चल रहे हैं तो 2 घंटे के बराबर होता है। विश्व के सभी अंगों में 23 दिसंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो शरदकालीन विषुव कहा जाता है। ध्यान दें, शरदकालीन विषुव कहा जाता है। कौन सी काल्पनिक रेखा
0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो विषुवत रेखा, याद रखिएगा, विषुवत रेखा जो है वह ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। उच्च दाब के कटिबंध हैं, उन्हें क्या पुकारा जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड। डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं तो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती हैं कंटूर। समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? समभारी रेखाएं दाब को दर्शाती हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं समताप रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी, याद रखिएगा, कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखण इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, औचित्य द्वारा, ध्यान, औचित्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो विषय संबंधी मानचित्र। दुनिया की छत किसको कहा जाता है? तो पामीर की पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। कौन सी रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत से पाकिस्तान को अलग करती है। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के स्थान अपनी सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं चीन और भारत, याद रखिए, चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है, पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है। किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो मंगोलिया के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा रेखा है। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है रक्ष में, धन्ना, रक्ष में मेखलाएं बनाकर। मरुस्थली भवन को हम लोग रक्ष में मेखलाएं बनाकर उनको रोक सकते हैं। सहारा अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो नस्सार, ध्यान देना, अस्वान डैम द्वारा जो बनाई गई झील है वह नस्सार है। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? भूटान, ध्यान देना, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? भूटान है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार, याद रखिएगा, म्यांमार जो है वह बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका पूरा नाम क्या है? बर्मा है। भारत की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला 3 गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है। हेल्गोलैंड किस देश में स्थित है? द्वीप समूह है, तो जर्मनी में। अंधकारमय द्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को अंधकारमय द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ के लोग काले काले भी होते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। पुराने इस्माम प्रदेश का नया नाम क्या है? थाईलैंड। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया, याद रखिएगा, अल्जीरिया जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? तो इंडोनेशिया, याद रखिएगा, इंडोनेशिया जो है सभी द्वीपों से ज़्यादा है, यानी कि इसमें द्वीप की संख्या सबसे अधिक है। किस देश में काले वन पाए जाते हैं? जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है, याद रखिएगा, क्रेटर। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भूकंप मूल कहा जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग करते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है सहभूकंप रेखाएं, याद रखिएगा, सहभूकंप रेखाएं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप लाना। ध्यान देना, सुनामी अगर आती है तो समुद्री सतह पर भूकंप आता है तो पानियों में बहुत उछाल आता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। भूकंप का कारण है भूपृष्ठ में विक्षोभ होना, ध्यान, भूपृष्ठ में विक्षोभ होना। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील बनती है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकल, ध्यान, पेडोकल कहा जाता है प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा किस नाम से जानी जाती है? तो
पॉड सॉल्स है ना, पॉड सॉल्स नाम से जानी जाती है। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो लोहे के आलेपन के कारण आ जाता है। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं समुच्च क्षेत्र की किनाराबंदी कर देना, भू उपयोग का विनिमय करना, है ना, भू उपयोग का विनिमय। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी। डैश को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? भूस्खलन। याद रखिएगा। पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच स्थित सीमा को मोह असंबद्धता कहते हैं, ना, मोह असंबद्धता या असाध्य। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिससे भी यह कहते हैं, तो इसे जिसे क्या कहते हैं? चाप झील भी कहते हैं, ना, जिसे चाप झील भी कहा जाता है। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना अपक्षय कहलाता है। कायांतरित चट्टान में क्या परिवर्तन कर देता है? तो कायांतरित चट्टानों में हम संरचना और चट्टान को चेंज कर देते हैं। याद रखिए, संरचना और चट्टान जो है इसमें बदल जाती है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान। ध्यान देना, बलुआ पत्थर जो है अवसादी प्रकार की, यानी अवसादी चट्टान की एक प्रकार है। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी होती हैं? तो आग्नेय से बनी होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम। ध्यान देना, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। याद रखिए, ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो मरुटिबा। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? मरुटिबा। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। ध्यान देना, मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद हिमोड़ कहा जाता है। याद रखिए, हिमनद हिमोड़ कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ध्यान देना, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो वलय के समान। ध्यान देना, वलय के समान वलयाकार रूप में नदियां बहती हैं। किसी नदी घाटी को चौड़ा होने का कारण है पार्श्विक अपर्दन। उसमें पार्श्विक अपर्दन ज़्यादा होता है तो वो चौड़े हो जाती हैं। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। द्रव चालित क्रिया कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन है तो प्रवाही जल, है ना, प्रवाही जल एक प्रकार का उसका अपर्दन है। बड़ा शब्द या बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बाड़ा शब्द जो है वह मसाई चरवाहे का एक घर है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। विश्व के भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है चौथी। याद रखिएगा, कितनी स्थिति है? चौथी। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। चरागाह को पंपाज कहा जाता है। ना, चरागाह कौन सा? दक्षिण अफ्रीका में पंपाज घास के मैदान पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका के सुतोष्ण घास स्थल 10 नाम से जाने जाते हैं। प्रेयरी। ध्यान देना, प्रेयरी को उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं सवाना। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो घास स्थल से संबंधित है। किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? अभय वन कहा जाता है। कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो पानी जो है एक अजैव घटक किसे कहते हैं? जो निर्जीव होते हैं उन्हें अजैव घटक कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव जो है होता है, यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। वन आच्छादन के कम होने के कारण है बढ़ती हुई आबादी। याद रखिएगा, बढ़ती हुई आबादी। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि का संरक्षण। याद रखिएगा, आर्द्र भूमि का संरक्षण। किसी प्राकृतिक प्रदेश में
समरूपता होती है, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता होती है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जीवमंडल। किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? तो वन पारिस्थितिकी मास, यानी इसमें बायो यानी कि ये एक ऐसा बायोमास है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक पाया जाता है। किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? पारिस्थितिक संतुलन के लिए। वन कटाई से मृदा की तेजी से संक्षारण होता है। उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रवाह पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह से किससे प्रभावित होते हैं? पारिस्थितिकी प्रणाली से सबसे बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। विश्व की भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो 10% क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती हैं? तो उष्णकटिबंधीय अंचल में वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता बढ़ती जाती है। कृष्ण भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की गई भूमि को हम क्या कहते हैं? कृष्ण भूमि कहते हैं। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं तो बीजों के अधिचर्मी रोम। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी सबसे अधिक उत्पादित होती है। IR20 चावल की एक किस्म, याद रखिएगा, IR20 चावल की एक किस्म है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है टिम्बर सबसे अधिक उत्पन्न करता है। द्रुमावशीष और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहा जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका द्वारा। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है हमें। वर्ष 2015-16 में भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा था? कनाडा। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है नवीकरणीय। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित स्रोत ऊर्जा है। यह निकलती है तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम से, याद रखिएगा। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। चीन जो है वो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आर्द्र विषुव, ध्यान दीजिएगा, आर्द्र विषुवतीय जल वायु में वर्षा का मुख्य प्रकार है तो संवहनीय। देखिए यहाँ पे जो है वर्षा कौन सी होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है तो शीतकाल में पहचाना जाता है। स्थल समीर वह शीत समीर है जो जल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान ना, स्थल समीर जो है हमेशा स्थल से जल की ओर यानी समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर किया जाता है। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है तो नदियाँ मिट्टी से नमक ढोकर उन्हें समुद्र में डाल देती हैं, इसलिए वह जो है ज़्यादा नमकीन टाइप होता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा जो उसमें सॉल्ट पाया जाता है। टाइफून प्रायः आते हैं चीन और जापान के समुद्रों में टाइफून हमेशा आते रहते हैं। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती रहती है। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मृदा अपरदन, जल और वायु का औद्योगिकरण, प्रदूषण के कारण। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तो तूफान का संकेत है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण, इनका घनत्व सबसे कम होता है। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्लिंग साइक्रोमीटर। ध्यान देना, आर्द्रता मापने के लिए स्लिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। संघनन या संघन
की एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्या पैदा कर देता है वह धूम्र कुहासा है। याद रखिएगा, धूम्र कुहासा। बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? 70%। हिमनद का पिघलना संसार का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं तो दक्षिणी ध्रुव पर हिमनद ज़्यादा पाए जाते हैं। महासागर में नीतल जीवजात कहाँ पाए जाते हैं? तो महासागर के तल पर। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में मेरियाना खाई स्थित है। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है? क्यूरोसियो धारा। ध्यान रखिए, क्यूरोसियो धारा को काली धारा भी कहा जाता है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है प्रायद्वीप भूमि। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम के कारण जो है पश्चिमी यूरोप में तापमान बढ़ता है। सरगेसो समुद्र जो है अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में महान विभाजन श्रेणी जो है स्थित है। ब्रिजमेनाइट क्या है? तो धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम है। अरब, थार, मंगोलिया और अटाकामा में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया गया है? तो अटाकामा में स्वर्ण भंडार सबसे अधिक पाया गया है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत जो है वह अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोकोआ के उत्पाद में कौन सा देश सबसे आगे है? आइवरी कोस्ट जो है सबसे उत्पादक है। कोकोआ उत्पादन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आइवरी कोस्ट। कोकोआ उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो आइवरी कोस्ट सबसे आगे।